हेलो स्टूडेंट्स, विजन आईएएस प्रयागराज में आपका स्वागत है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो संपन्न हुई है उसमें हाल में जो क्वेश्चंस आए हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, उसके संबंध में चर्चा है। जैसा हमने आपसे पहले भी कहा था, पेपर अरेंज नहीं हो पाया था, इसलिए पेपर के अरेंजमेंट के बाद और उसको कन्वर्जन के बाद यहाँ मैंने जो जो हिंदी वर्जन है केवल उसके क्वेश्चंस को यहाँ पिकअप किया है। इंग्लिश वाले वर्जन को हमने इसमें शामिल नहीं किया। आप उसको मैच करा लें अपने साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन को चेक कर लें। तो पहला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। अगर आपने पूरी सीरीज फॉलो की हो जिसमें हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेगमेंट पढ़ाया था, तो उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब चर्चा कर रहे थे तो चर्चा हुई थी कि पृथ्वी का माध्य तापमान, जो एवरेज मीन टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो +15 होता है और इन एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ये -20 तक रिड्यूस हो जाएगा। तो अब देखिए कि यहाँ इसका आंसर -20 हो। फिर अगला है समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है। तो देखिए ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। एक समुदाय होता है, कुछ समय के पश्चात पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण धीमे धीमे खत्म हो जाता है, नए आ जाते हैं, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, निम्नलिखित किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? आयरन, Fe जो है आयरन का प्रतीक है, आयरन किसमें होता है? तो आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मायोग्लोबिन जो है ये मसल्स में, मांसपेशियों में पाया जाने वाला एक वर्णक है और ये हीमोग्लोबिन के सादृश होता है। जिस तरीके से लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरीके से मसल्स में मायोग्लोबिन पाया जाता है और इसमें भी आयरन मौजूद होता है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में जो डी विकल्प है मायोग्लोबिन, वो एकदम सही उत्तर है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए जीन्स में जो जीन जो होते हैं वो क्या है, डीएनए अनुक्रम के बने होते हैं, और जब डीएनए अनुक्रम में जो है परिवर्तन हो जाता है तो इसको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। तो 10वें का जो विकल्प ए है वो एकदम सही विकल्प है, म्यूटेशन इसका सही उत्तर है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर दिए गए जितने भी विकल्प हैं उसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, अब ये एक चीज है कि फायर अलार्म की फंक्शनिंग में ना तो फोटो सेल, ना तो सौर सेल और ना ही पानी की जरूरत होती है, लेकिन फायर अलार्म के बजने के पश्चात उसके साथ पानी के हॉज कनेक्टेड होते हैं और फिर पानी को स्प्रिंकल करके आग को बुझाने का कार्य करते हैं। तो अगर कमीशन का आशय फायर अलार्म में पानी के प्रयोग से है तो बी विकल्प होगा। वैसे जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जो उसकी ध्वनि है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो फायर अलार्म में पानी का प्रयोग नहीं होता। हाँ, फायर अलार्म के बाद जब वो फायर अलार्म बज जाता है तो उसके पश्चात पानी का प्रयोग जरूर किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो अब बी विकल्प की व्याख्या आ जाने दीजिए कमीशन की। हमको लगता है कमीशन को इसको डी विकल्प सही मानना चाहिए, तो डी विकल्प इसका सही विकल्प होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? देखिए नियोप्रिन जो है ये एक तरीके का रबर है, सिंथेटिक रबर है। तो जब ये एक सिंथेटिक रबर है तो ये थर्मोप्लास्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक और रबर आपस में कनेक्टेड नहीं है, दो अलग अलग तरीके के, बहुलक दोनों हैं, पॉलीमर दोनों होते हैं। लेकिन फिर यहाँ दिए गए विकल्प में नियोप्रिन हो सकता है। अच्छा, टेफ्लॉन जो है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो उस तरीके से देखा जाए तो ये भी एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। लेकिन फिर क्योंकि ये तो रबर है, कम से कम ये प्लास्टिक है, इस आधार पर अगर देखा जाएगा तो नियोप्रिन इसका उत्तर होना चाहिए। अदरवाइज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, थर्मोप्लास्टिक जो है, टेफ्लॉन भी थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि दिए गए विकल्प में जो है वो आप कह सकते हैं कि नियोप्रिन इसका एक उत्तर होगा, हालांकि टेफ्लॉन भी संभावित हो सकता है। हम फिर से इसको स्पष्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको गर्म करके आप बार बार आकार दे सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो एक बार गर्म करके आकार देने के पश्चात उनके आकार में बदलाव नहीं हो सकता। इस व्याख्या पर टेफ्लॉन सही उत्तर होगा। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, लेकिन कम से कम प्लास्टिक जरूर है। जबकि नियोप्रिन जो है प्लास्टिक ही नहीं है और ये एक तरीके का रबर होता है, सिंथेटिक रबर होता है। तो यहाँ बी विकल्प होने की संभावना जरा ज्यादा है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो आप देखिए कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, सलाइवा में अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, तो मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। लेकिन जब भोजन आमाशय में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, तो वहां पर पेप्सिन आदि की उपस्थिति के कारण प्रोटीन का पाचन शुरू होता है।
तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होगा, स्टमक में होगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। मानव आहार में, ह्यूमन न्यूट्रिशन में जब हम चावल का प्रयोग करते हैं, वो भी पॉलिश किए हुए चावल का प्रयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंगा, बेरी बेरी। अब इसमें बेरी बेरी विकल्प सही है। अब इसको समझिए, जो चावल होती है, तो चावल के ऊपर जो छिलका होता है, उसके और चावल के बीच में जो है विटामिन B1 पाया जाता है। जब हम चावल को पॉलिश करके निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में चावल में B1 की कमी हो जाती है। तो पॉलिश किए हुए चावल को यदि कोई सेवन करेगा तो B1 की कमी होगी, परिणाम स्वरूप बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के थक्के के जमने के लिए उत्तरदायी होता है? अब देखिए कि इसमें आप सभी लोग इस उत्तर को अच्छी तरीके से जानते हैं। विटामिन के मनुष्य में रक्त के थक्के जमने के लिए सीधे सीधे उत्तरदायी होता है। फिर मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए जो है वो उत्तरदायी है, क्योंकि मस्तिष्क का एक भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है, और यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेब्रम, ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही विकल्प सही होंगे। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग या एसोफेटेटा जो है, इसको अब कह सकते हैं, इसको वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा, प्रतीप शर्करा का मतलब होता है इनवर्ट शुगर। सुक्रोज की अपेक्षा इनवर्ट शुगर अधिक मधुर होती है, ये एकदम सही बात है। और फिर दिया है कि प्रतीप शर्करा यानी इनवर्ट शुगर जो है, वो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त की जाती है, ये भी सही है। देखिए, एक चीज समझिएगा, सुक्रोज जिसे आप गन्ने की शर्करा कहते हैं, उस वो एक तरीके का डाइसैकराइड, एक तरीके की द्विशर्करा है। द्विशर्करा में एकल शर्कराओं के 2 अणु होते हैं। तो सुक्रोज का निर्माण तब होता है जब फ्रक्टोज का एक अणु ग्लूकोज के एक अणु के साथ जुड़ता है। फ्रक्टोज जिसे फल शर्करा कहते हैं, जो सबसे मीठी शर्करा होती है, जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज परस्पर मिलकर के एक डाइसैकराइड बनाते हैं तो बन जाता है सुक्रोज। तो वास्तव में जब हम सुक्रोज को जल अपघटित करते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सुक्रोज जो चेंज हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सोल्यूशन में। इसे इनवर्ट शुगर कहते हैं। और फ्रक्टोज क्योंकि सबसे ज्यादा मीठी होती है, तो ऐसी स्थिति में अधिक मधुर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो कथन भी कही है सही है, कारण भी सही है, और व्याख्या भी हो रही है इसमें। फिर अगला दिया है, सूची को सुमिलित कीजिए और धातु या गुणधर्म में सोडियम, पारा, चांदी और सीसा। सोडियम सबसे कोमल धातुओं में से एक है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, एकदम मोम जैसी होती है। पारा कमरे के ताप पर द्रव होते है, ये भी आपको मालूम है। चांदी जो है आप कह सकते हैं विद्युत का अच्छा सुचालक, ये भी आपको मालूम है। और जो लेड है, ये ऊष्मा का कुचालक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो A का 4 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा। अगर हम A को 4 B का 2 लेकर के चलें तो यहाँ देखिए C विकल्प सही है। फिर अगला दिया है नीलाथ होता है यानी कॉपर सल्फेट, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड और जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक फॉस्फाइड जो है ये चूहा नाशी है, कृंतक नाशी है, रोडेंट नाशी है, रोडेंटिसाइड कहलाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सीधा क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन एक रोडेंटिसाइड है, कौन एक चूहा नाशी है? जिंक फॉस्फाइड उसका उत्तर है। तो डी का 4 सीधे सीधे हो गए। सिल्वर आयोडाइड आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कृत्रिम वर्षण, आर्टिफिशियल रेन के लिए उत्तरदायी होता है। इओसिन लाल स्याही के निर्माण में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और तब जो नीला होता है कॉपर सल्फेट है, ये कवकनाशी के रूप में यूज होता है, जो बॉडियो मिक्सचर होता है उसमें, जिसकी खोज जो है जो है आप कह सकते हैं फ्रांस में संयोगवश हो गई थी। तो यहाँ डी का 4 है, सी का 1 है। डी का 4 है, सी का 1 है, तो यही एक विकल्प है जिसमें दोनों मैच हो रहे हैं, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन, लेक्सॉन, नियोप्रिन, टेफ्लॉन। नियोप्रिन रबर है, अभी ऊपर चर्चा हुई है। टेफ्लॉन एक तरीके की प्लास्टिक है, इसकी भी चर्चा हुई है। फाइब्राइन जो होती है ये वास्तव में सिल्क में पाई जाती है, जो एनिमल सिल्क होती है उनमें पाई जाती है। तो अब ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, क्योंकि एक तरीके के सिल्क में उपस्थित होती है। अच्छा, 32वें क्वेश्चन के बाद हमारे पास लिस्ट है जो क्वेश्चन साइंस में आए हैं। अगला क्वेश्चन 55वें नंबर पर है, 55th पर है। तो हम सीधे बगैर समय गवाए 55वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 55th
उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से किस स्थानों में कहाँ स्थित है? लखनऊ। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन। पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, इंग्लिश में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन पर बेनेट ने एक किताब ही लिख रखी है। तो बेनेट ने ही सबसे पहले इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की अवधारणा का जो है कह सकते हैं वो जो है प्रयोग किया था। 61वें क्वेश्चन के बाद 65वां क्वेश्चन है, 65th है 65वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल तल का बढ़ना। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ऐसी स्थिति में पोलर आइस कैप पिघलेगी तो जो है समुद्र जल तल बढ़ जाएगा। फिर हिमनदी का पिघलना, ये भी सही है। भारत में हिमालय में ये रिपोर्ट हो रही है कि हर वर्ष जो हिमनदियां हैं, जो आइस ग्लेशियर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पिघल रही हैं। फिर बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति विरंजन यानी कोरल जो ब्लीचिंग है। जिस समय हमने सीरीज में पढ़ाया था, आपकी पीसीएस के लिए हम पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, उसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग का इशू पढ़ाया था और उसको हमने, आप देखेंगे तो प्रीवियस जो रिकॉर्डेड जो पढ़े हुए लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें इस टॉपिक को तो हमने पीपीटी बना करके स्पेशली पढ़ाया था, क्योंकि लिखना बहुत था और बोर्ड पर उतना लिख करके समझाना संभव नहीं था। जितने पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, इसमें चार के चारों जो है पॉइंट उसी जगह से, मतलब चारों पॉइंट लेक्चर डिस्कशन में पहले भी आ चुके हैं। समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन, ये सब के सब जो है कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाववश हो रहा है। तो 1 2 3 4 विकल्प कहाँ है? डी में है, इसलिए ये डी विकल्प सही होगा। फिर 145th क्वेश्चन, 145वां क्वेश्चन है सीधे इसके बाद। साइंस के क्वेश्चन अगर आप देखें तो जो है कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आए थे, कम ही क्वेश्चन थे, करीब 24-25 क्वेश्चन है जो कि साइंस के थे। तो उसमें सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर वही इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाली, अगर आपने पढ़ा होगा लगभग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर जितने क्वेश्चन आए हैं सब के सब नोट से आए हैं और सबने सीरीज में पहले पढ़ा रखे थे। जिस समय हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ाया था, जल प्रदूषण पढ़ाया था, उस समय हम लोगों ने चर्चा किया था कि वास्तव में जल निकाय के अंदर कार्बनिक पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसके बढ़ने के कारण जो है शैवाल अपस्फोटन हो जाता है और जो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। तो ऐसी स्थिति में यूट्रोफिकेशन एक नकारात्मक अवधारणा थी। सुपोषण हिंदी शब्द है, लगता है कि बहुत अच्छा पोषण, उस लेक्चर में बताया था कि सुपोषण या यूट्रोफिकेशन नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें जल निकाय जो वाटर बॉडी होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक जो है मटेरियल, जो पोषक पदार्थ है, ऑर्गेनिक पोषक पदार्थ, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, सही है। और उसके कारण शैवाल अपस्फोटन होता है और फिर उसकी वजह से जल की घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे जलीय जीवधारियों की हानि हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए 1 और 2 दोनों विकल्प इसमें सही है। 145वें का जो क्वेश्चन है उसका सी आंसर है। 147वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए फॉर्चुनेटली यहाँ पर जिस बच्चे का पेपर हमको मिला है उसने इसको लिख भी दिया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सही है। इसके बाद प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002। हमको लगता है एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हम क्वेश्चन 1 तो नहीं याद है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकल चुका है, इसको हम देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी आप देखिए कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ जो विकल्प बन रहा है 3 1 2 4 और तब 147वां क्वेश्चन इसमें सही होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। मतलब इनका कहना क्या है कि जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जो है पोषक पदार्थ एक साइकिल बनाते हुए चलते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ये चक्र कौन सा कहलाता है। तो ये अब देखिए जो है वो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है जैव भू रसायन चक्र कहलाता है।
तो आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट था, हमको केवल आपसे ये चर्चा करनी थी कि जो साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए थे, कल ही हमको इस चर्चा को कर लेना चाहिए था, लेकिन पेपर की अवेलेबिलिटी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया था। और साइंस में अगर कोई अगर दिक्कत होगी तो आपको जो है, जो हमारा जो नंबर आपके पास है उस नंबर पर कॉल कर लेंगे, तो इसके संबंध में जो और आपकी दुविधाएं होंगी उनको दूर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और हम लोग शीघ्र ही कुछ नए टॉपिक के साथ जो है चर्चा को फिर से पुनः प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।